जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप जानते हैं मध्यकालीन इतिहास को पढ़ चुके थे और पिछले क्लास में हमने आधुनिक भारत को भी ख़त्म किया था। आज हम शुरू करने चाह रहे हैं प्राचीन इतिहास को। देखिए, अगर मैं इतिहास के वेटेज की बात आपसे करूँ तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में वो आपका पूछे जाएंगे मॉडर्न इंडिया से, यानी कि आधुनिक इतिहास से। फिर आपका मेडाइवल से, और फिर आपका एंशिएंट से, यानी कि प्राचीन से। प्राचीन इतिहास से सबसे कम क्वेश्चन, उससे ज़्यादा मध्यकालीन से और उससे ज़्यादा आधुनिक इतिहास से। ये एसएससी का पैटर्न है। हो सकता है कभी कभार क्वेश्चन इधर उधर से भी पूछ ले, लेकिन क्या क्या महत्वपूर्ण है वो हम आपको बताते चल रहे हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं दोस्त प्राचीन इतिहास को। बहुत ध्यान से आपको समझना है। इतिहास इति धन हा धन आस, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। उन घटनाओं को जो बीत चुकी हैं उनको क्या कहा जाता है? इतिहास। क्या आप 2027 में आने वाली घटना को इतिहास कह सकते हैं? 2032 में आने वाली घटना को आप इतिहास कह सकते हैं? 2030 में आने वाली, 2029 में आने वाली किसी घटना को आप इतिहास कह सकते हैं? आप कहेंगे नहीं भैया, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है वो अब दौर ना आएगा। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बेसुरी आवाज सुन लेनी चाहिए कभी कभी। इन्होंने सबसे पहली बुक लिखी हिस्टोरी का, इतिहास के लिए, क्योंकि इन्होंने दुनिया भर के इतिहास को एक क्रम में लिखने का प्रयास किया। कोपेनहेगन एक डेनमार्क के संग्रहालय में रखी सामग्री के आधार पर थॉमसन ने 3 तरह से बांटा है इतिहास को। उन्होंने बोला, एक तो स्टोन, जब व्यक्ति आदि मानव था वो पत्थरों का प्रयोग करता था। जब वो कॉपर और ब्रॉन्ज का प्रयोग करने लग गया, और एक साथी जब वो लोहे का प्रयोग करने लग गया, लोहे का, उसको आयरन एज कहा गया। जॉर्ज लुम्बक ने कहा नहीं, दो, पुरापाषाण पुराने पत्थर और नए पत्थर नवपाषाण। फ्रांस में एक गुफा मिली है माज द एजी, उसमें ऐसे उपकरण मिले हैं जिसमें पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल दोनों के ही लक्षण थे। इस आधार पर एडवर्ड लोटरेट ने 3 भागों की घोषणा की। ये 3 भाग सबसे प्रचलित है। कुछ और नहीं पढ़ना है, किसने की, कब की, ये सब नाम भूल जाना है आपको। अभी जो हम बता रहे हैं सिर्फ वो याद रखना है, सिर्फ जिस पे महत्वपूर्ण लिखें। पुरापाषाण काल पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल मीजोलिथिक एज, नवपाषाण काल न्यूलिथिक एज। 1860-61 में भारत में एक आपका आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाया गया पुरानी चीज़ों की खोज करने के लिए। पहले महानिदेशक बने उसके कनिंघम। इसीलिए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने चेन्नई के निकट पलवरम में पत्थर की एक कस्त कुठार, बोलते हैं उसको कुठार बोलते हैं किसको? आपका कुल्हाड़ी को। एक कुल्हाड़ी इन्होंने प्राप्त की, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहते हैं। अब ये इतिहास की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक जैसे वर्ड जो आ रहे हैं ये क्या है? प्रागैतिहासिक होता प्री हिस्टोरिक, ऐसा समय जिसके बारे में कोई प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण नहीं है, उस समय का लिखा हुआ कुछ नहीं है। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट इसके जनक हैं। उदाहरण है पाषाण काल, यानी आदि मानव जब शिकार अपना पत्थरों से करता था। किसी एक आदि मानव ने फेंक मारा होगा पत्थर, जानवर ढेर हो गया होगा, उसे पता अच्छा अला इससे मारा जा सकता है। और लोगों ने भी देखा, उसने कहा हु ये फेंक के मारो। सबने मारे होंगे, पत्थर लग गया होगा। तो जो उसके लिए नए एक्सपीरियंस रहे होंगे। आपके सामने सारी चीजें हैं। जब पहली बार आग लगी होगी चिंगारी से, भाग गया होगा आदि मानव खुद। तब जंगलों में आग लग गई होगी, कितने जानवर जल गए होंगे, उसने पहली बार तब खाया होगा। पहले वो कच्चा मांस खाता था, फिर पका मांस उसने खाया। इतने चेंज होते होंगे उनके अंदर। आदमी मर जाता होगा, उनको कैसा लगता होता होगा, हिलाते रहते होंगे उसको, बोला मर गया, वह कल तक ठीक था, अब क्या हो गया इसको, उठाओ। छोड़ जाते होंगे पड़ा हुआ। सब कुछ विचित्र रहा होगा। तो इसके कोई लिखित प्रमाण नहीं है। आद्य ऐतिहासिक काल, इसके प्रमाण तो हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, हड़प्पा सभ्यता, वहां भाव चित्रात्मक लिपि थी लेकिन पढ़ी अब भी नहीं गई है। भाई साहब लिख क्या रहे हैं? ऐतिहासिक काल जिसके बारे में इतिहास में लिखा गया है और पढ़ा गया है। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करते हैं। ये समय आता है जब हमको पता नहीं है कौन सा समय है, उससे लेकर के 2500 बीसी। बीसी मैंने कहा था आज से जोड़ दिया करो, इसमें सन 2025 आप जोड़ देंगे तो यानी 2500 में लगभग 2000 और जोड़ दीजिए। 4500 साल पहले तक का जो समय था उसको प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोला जाता है प्री हिस्टोरिक। आद्य ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक,
और ऐतिहासिक हिस्टोरिक। तो जो प्री हिस्टोरिक है इसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, एक तो पुरापाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल। तो पुरापाषाण काल था ओल्ड स्टोन एज, यानी कि जब पुराने पत्थरों का युग था। मध्य पाषाण काल में मिडिल स्टोन एज, जब आपका मतलब जो मध्यकाल का समय रहा। नव पाषाण काल नया युग। अंतर क्या है? ये अज्ञात से लेकर के 10,000 बीसी तक का, इसमें मनुष्य ने आग की खोज की थी। 10,000 बीसी से लेकर के, यानी कि आज से 12,000 साल पहले से लेकर के आज से 6,000 साल पहले तक एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। तो पशुपालन इसने शुरू किया। पहले तो एक खाना बदोश रहे, जगह जगह अपने पशुओं को भी लेकर जाते थे, लेकिन बाद में फिर इन्होंने स्थायी आवास बनाया और रहना शुरू किया एक जगह पर। लेकिन क्या बताओ, पूरी दुनिया एक साथ ठहर गई होगी? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ा जबरदस्त लिखा है। कुछ लोग ठहर गए होंगे, कुछ चलते रहे होंगे। जो ठहर गए और उसके बाद में जो कुछ लोग आए थे, तो उनको गांव वालों ने अंदर रहने की इजाजत नहीं दी। उन्होंने उनकी रक्षा के बहाने गांव से बाहर रहना स्वीकार किया। और जो गांव से बाहर लोग रहे, जो रक्षक थे, एक समय पर प्रथाओं के चलते उन्हीं को फिर दलित कहा जाने लगा। जबकि वो जातियां थी जिन्होंने घूमना बाद में बंद किया, बस जिनको भीतर रहने की जगह नहीं मिली। बाबा साहब ने इस पर प्रकाश डाला है। अछूत कौन है पुस्तक में, शूद्र कौन थे, इस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और ये कारण रहा कि लोगों ने एक अंतर पैदा करने के लिए उनको कहने लगे कि ये भाई बाहर से आए लोग हैं, तो थोड़ा अलग उनको रखा। जबकि थे सब इंसान ही, और धीरे धीरे जाति व्यवस्था प्रगाढ़ होती गई और उन सबको दलित कहा जाने लगा। आज भी आप गांवों में देखोगे तो वो किसी एक किनारे पर होंगे, किसी एक किनारे पर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाति से निम्न है। इसका मतलब है, वो बाबा साहब कहते हैं कि वो जातियां थी जो देर से, जिन्होंने मतलब अपना जो घुमंतु जीवन है वो खत्म किया था। कुछ ने पहले खत्म कर लिया, बस इतना अंतर है। जिन्होंने पहले कर लिया उनके स्थायी आवास हो गए थे, बाहर के लोग बाद में आकर के बसे। उन्होंने रक्षा की और उसके बाहर एक दूसरे से, जो पहले विनिमय होता था एक दूसरे से, उन्होंने अपने संबंध स्थापित किए। इसीलिए हर एक इंसान बराबर है इस प्रकृति में। 4000 बीसी से लेकर के 2500 बीसी तक यहां पर मनुष्य ने खेती शुरुआत की। जब खेती की तो स्थायी रहना पड़ेगा। पुरापाषाण काल पाषाण युग का प्रथम और सबसे लंबा शासन काल है। इसमें पत्थर के उपकरणों का प्रयोग होता था, और पत्थर कहा जाता है पाषाण को ही, पाषाण स्टोन को। चतुर्मुर्ग के अंडे के छिलके के साक्ष्य मिले पाटन महाराष्ट्र से। चॉपर और चॉपिंग मतलब नुकीले करते थे अपने हथियारों को। देखें आपने, ऐसे पत्थरों को ऐसे कर लेते थे नुकीले, खचा ऐसा मार देते चाकू की तरह। चॉपर और चॉपिंग जो पेबल औजार मिले हैं वो आपका वाडिया से मिले हैं। डी टेरा के नेतृत्व में कैम्ब्रिज अभियान दल जम्मू कश्मीर में साल्टर रेंज तक कई औजार प्राप्त किए गए। शिकार का इनको बहुत थोड़ा ज्ञान था, इसलिए कच्चा मांस खाते थे। जानवर पड़ा मिल गया कहीं खा लिया। आदमी आदमी को भी शायद खा जाता होगा। आग जलाना सीखा। इसकी गुफा में एक प्रमाण मिले हैं, जो गुफा है चाइना में, चाउ जू गोजियन गुफा से आग जलाई मनुष्य ने, इसके प्रमाण मिले। चित्रकारी पुरापाषाण काल में शुरू हुई। प्राचीनतम साक्ष्य जो है पुरापाषाण काल के भीमबेटका की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका की गुफाएं 1957-58 में वीएस वाकड़कर ने खोज की। जो आपका गुफाएं हैं भीमबेटका की, ये रायसेन जिला मध्य प्रदेश में स्थित हैं। महाभारत कालीन गुफाएं हैं। यहाँ पर जो रंग है वो लाल और हरे रंग प्रयोग हुए हैं। अंदर चित्रकारी में नर्मदा नदी के किनारे है, विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में है, और 2003 में इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक बार बताएंगे सारे लोग, हमारे देश में अभी कुल वर्तमान में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? मानव जो था उसका जीवन अस्थिर था, एकदम से अस्थिर। वो खाना बदोश जीवन अपना जीता था, इधर से उधर, यहाँ खाना खत्म हो गया कहीं और चल दिए। झुंड में रहते थे, 5 लोग 8 लोग 10 लोग ऐसे। पुरापाषाण स्थल और उनके अवशेष। देखिए पहली तो पूछ लेता, पहलगाम कैसा स्थल है? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल का? एक तो इस तरह क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पहलगाम जम्मू कश्मीर, यहाँ से हाथ की कुल्हाड़ी मिली है। हथनौरा से मानव खोपड़ी का पहला साक्ष्य मिला, मध्य प्रदेश, पुरापाषाण काल। पत्थर से निर्मित कुल्हाड़ी पल्लवरम से। अस्थि निर्मित मात्र देवी की बहुत पूजा होती थी पहले, लोधानाल यूपी से। सबसे पुरानी मानव निर्मित गुफा भीमबेटका। मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल की बात करें, सीएन कार्लाइन ने सिंगल सिंघाल से, जो श्रीलंका था, वहां से मध्य पाषाण कालीन स्थलों की प्रथम बार खोज की। तीर कमान के प्रयोग के बारे में जानकारी मिलती है। इस समय तक मनुष्य को शिकार का पूर्ण ज्ञान हो गया, तीर कमान उसके पास हो गए।
चॉपर, चॉपिंग, हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, पत्थरों की ब्यूरिन टेक्निक और ज़्यादा उनको शार्प करना, ये सब वो सीख चुका था। मोहित भाई कह रहे हैं सर जो इम्पोर्टेंट आप मार्क कर रहे हैं सिर्फ उसी को पढ़ लें। अरे एक बार पढ़ लेना यार, इम्पोर्टेंट को ज़्यादा पढ़ना है ना, बाकी को छोड़ सकते हो अगर ऐसी बात है तो। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वो आदमगढ़ एमपी से मिले थे, फॉर श्योर छोड़ सकते हो। पालतू पशु के साक्ष्य जो मिले हैं वो बाजौर राजस्थान से मिले हैं, यहीं पर मनुष्य ने मिट्टी से बर्तन बनाना सीखा, जिसके साक्ष्य प्रयागराज से हैं। मध्य पाषाण काल के कुछ स्थल हैं। कुचाई पूछ लिया जाता है, कुचाई कहाँ पर है? उड़ीसा में। जलहल्ली कहाँ पर है? उड़ीसा में। दमदमा यूपी में है। मद्दाहा यूपी में है। चौपानी मांडो यूपी में। सांबर झील राजस्थान में। पंचमडी और आदमगढ़, आदमगढ़ स्थल कहाँ पर है ये पूछा जाता है? मध्य प्रदेश में। रूपकुंड झील और कंकाल झील बाजौर, ये कोठारी नदी के तट पर है। वीएन मिश्र जो थे इन्होंने इसका आपका मतलब खुदाई कराई थी। उत्खनन का मतलब होता है एक्सकेवेशन, खुदाई कराना कि अंदर क्या क्या है। मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई, नहीं तो पहले शवों को ऐसे छोड़ देते डेड बॉडीज को। दमदमा हरियाणा में एक ही कब्र से 3 समाधि मिली हैं। लेखैया यूपी से 17 नरकंकाल मिले हैं। पशु हड्डी के साक्ष्य जो मिले हैं वो लंगनाथ गुजरात से मिले हैं। मद्दाहा से आपका एक युगल समाधि यानी कि जोड़े की समाधि मिली है। नवपाषाण काल, नवपाषाणकालीन उपकरण और औजारों की खोज 1860 में उत्तर प्रदेश के ली मैशियर द्वारा की गई। नवपाषाण जो शब्द था, न्यूलिथिक जो वर्ड था, इसको जॉन लुम्बार्ग ने सबसे पहले प्रयोग किया। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी प्री हिस्टोरिक थीम्स, 1865 में आई। वी गार्डन चाइल्ड प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने नवपाषाणकालीन ताम्रपाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया, यानी कि लोग खेती जान चुके थे। कृषि की खोज कब हुई है? नवपाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ से, बोलन नदी के किनारे, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। क्योंकि यहाँ से रोटी के साक्ष्य मिले इसीलिए इसको बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। पूजा के साक्ष्य मिले, यानी कि मनुष्य अब स्थायी रहने लगा, अपना समय व्यतीत करने के लिए उसने पूजा आदि को भी शुरू किया। पहले ही अपने कुल देवते की पूजा करते थे, कुल देवी की पूजा करते थे, रक्षा के लिए, हमारी रक्षा यही करेगी। पहिए का आविष्कार हुआ, इसने क्रांति पैदा कर दी। लोग क्राफ्ट्स करने लगे, अब बैठेगा तो आदमी सजावट वजावट इस सब पर ध्यान देगा। इस काल में माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पत्थरों का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ, यानी कि जो नवपाषाण काल हुआ उसमें माइक्रोलिथ का प्रयोग होने लग गया, माइक्रोलिथ। नवपाषाण कालीन जो स्थल है, गुफ्फर कराल कहाँ पर स्थित है पूछा जाएगा? कश्मीर में, ठीक है, कुम्हार की गुफा। बुर्ज होम कहाँ पर है? कश्मीर में। लहुरा देव जहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले वो कहाँ पर है? यूपी में। कोल्डी हवा जहाँ से चावल की खेती के साक्ष्य मिले कहाँ स्थित है? यूपी में। मेहरगढ़ जो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटों के मकान, मेहरगढ़ से। टेराकोटा की मानव जो मूर्तियां मिली है वो चिरांद बिहार से मिली हैं। दक्कन, यहाँ के मानव धातु युग में प्रवेश कर चुके थे। डेओजली हेडिंग ये मेघालय के हैं, झूम की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुआ। ताम्र पाषाण काल, इसको बोलते चाल्कोलिथिक एज। ताम्र समझते हो? तांबा, जिसमें कॉपर का प्रयोग हुआ, कॉपर का। मानव द्वारा निर्मित पहली धातु कौन सी है? कॉपर। तांबे की खोज इसी युग में हुई। सबसे पहले 1822 में तांबे का एक भाला कानपुर में मिला, नहीं पूछा जाएगा कभी भी। एमपी के गुगेरिया में सर्वाधिक तांबे के उपकरण प्राप्त हुए। पुरातत्व जो साक्ष्य थे, पुरातत्व बोलते हैं पुरानी चीजों की खोज करते रहते हैं, संबंधी साक्ष्य से प्राप्त जानकारी। भारतीय पुरातत्व के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। भारतवर्ष जो शब्द है इसका पहली बार जिक्र कहां पर हुआ है? हाथी गुम्फा अभिलेख में, ओडिशा में। कलिंग का एक शासक था खारवेल, उसने भारतवर्ष शब्द को लिखवाया हुआ है। इसकी खोज की थी हाथी गुम्फा अभिलेख की विशप स्टालिंग ने 1825 में। भीतरी स्तंभलेख यूपी का है, यहां से हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है, स्कंदगुप्त के समय की। एरन अभिलेख है जहां पर सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिला है कि स्त्रियों को सती किया जाता था, यानी पति, ये मैंने आपको बताया था राजा राम मोहन राय जी के समय पर पति के साथ में जिंदा पत्नी को बिठा दिया जाता था। बहुत बढ़िया कृष्ण कुमार जी, सर मैं पेपर देने के लिए एकदम तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है, तैयार होना चाहिए, आप इसी माइंड सेट के साथ में तैयारी करते हैं। बस ये महत्वपूर्ण चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लेना। गोपराज सेनापति था इसका। मध्य प्रदेश में उसकी मृत्यु होने पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख किया गया है। बोगज को यह अभिलेख है टर्की का। हत्ती और मित्तानी कबीलों के मध्य संघर्ष की संधि का अभिलेख है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम आते हैं, इंद्र,
मित्र, वरुण और नाशत्य। 519 बीसी में डेरियस प्रथम ने भारत पर आक्रमण करके सिंधु घाटी का क्षेत्र जीता था। पारसी पोलिस, बेहुस्तिन, नक्सेरुस्तम अभिलेख जो है भारत में प्रजा होने की बात का उल्लेख है कि भारत में प्रजा थी। चंद्रगुप्त के समय के अभिलेख हैं 322 बीसी के, ये तो ज़्यादा पुराना समय नहीं है। सोहगोरा जो कि कहाँ पर है, गोरखपुर में है। मायस्थान अभिलेख ये ढाका में है। प्रजा को ये लोग राहत सामग्री बांट रहे हैं, तो पता चलता है प्रजा भी एग्जिस्ट करती थी, प्रजा भी एग्जिस्ट करती थी। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के दिल्ली टोपरा अभिलेख को ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में पढ़ने में सफलता प्राप्त की है। इस अभिलेख में देवनाम प्रियदर्शी का अभिलेख था। देवनाम प्रियदर्शी इन्हें श्रीलंका के राजा को बताया, परंतु बाद में जॉर्ज टार्नोर ने इसे अशोक के रूप में पहचान की कि देवनाम प्रियदर्शी जो है वो अशोक हैं। मतलब एक कॉमन बातें चल रही हैं प्राचीन इतिहास की। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करते हैं जो प्रोटो हिस्टोरिक है, इसमें दो पार्ट आते हैं आपका। एक तो सिंधु घाटी सभ्यता इसमें आई, मैंने बताया ना इस समय पर लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया है, तो 2500 से लेकर 1750 बीसी। और वैदिक सभ्यता जिसमें वेद लिखे गए, और वेदों के बाद का जो समय है वैदिक काल उसको हम कहते हैं, तो ये 1500 से लेकर के 1000 बीसी खूब पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल का समय कितना था खूब पूछा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का समय कितना था ये पूछा जाता है। लगभग ये 500 वर्षों का एक काल है, ऐसे याद रख लेना लगभग। ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक पीरियड में ये मध्यकालीन भारत है। आपको पता होगा 712 एडी जो आपका आता है, कौन, मोहम्मद बिन कासिम और औरंगजेब की डेथ तक। औरंगजेब की डेथ से भारत की आज़ादी तक आधुनिक भारत है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। इसमें जो शब्द आए थे बीसी, ये हमने आपको समझाया था, इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा पूर्व कहा जाता है। इसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, यानी ईसा के जन्म को एक आधार मान लिया गया, उसके बाद में वो कैलेंडर शुरू हो गया। एन्नो डोमिनी ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है। बीसीई क्या हो गया, ईसा मसीह से जन्म के पहले का, बीसी बिफोर क्राइस्ट, और बाद का एन्नो डोमिनी, या उसको कॉमन एरा भी बोलते हैं जिस युग में हम जी रहे हैं। इसको ईसवी बोलते हैं, उसको ईसा पूर्व कहते हैं। एक बात कही जाती है इस धरती पर डायनासोर थे जो कि 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गए। कारण क्या था, पृथ्वी से कोई उल्का पिंड टकराया, पृथ्वी की गति परिवर्तित हो गई, यहाँ तापमान परिवर्तित हो गया और इतने बड़े बड़े जीव खत्म हो गए। तो आप सोचिए अन्य बड़े जीव भी रहे होंगे, कॉमन सी बात है। मानव विकास के लिए सबसे पहले जो सिद्धांत दिए वो दिए चार्ल्स डार्विन ने। अपनी बुक में उन्होंने लिखा ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये जातियां कैसे बनी। चर्च के विरोधी हो गए, उन्होंने बाइबल पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा नहीं था जैसा आप कह रहे, ईसा मसीह ने एक दिन में सूरज बना दिया, एक दिन में चांद तारे बना दिए, एक दिन में पेड़ पौधे बना दिए और एक दिन में अपना जैसा दिखने वाला मानव बना दिया। उन्होंने कहा नहीं, सतत प्रक्रिया रही है। मनुष्य एक विकास से अगली जाति से दूसरी जाति और आपस में उनके म्यूटेशंस होकर के अन्य जातियां, मनुष्य के अंदर जो आपका बदलाव हुए, जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ, जो संज्ञानात्मक क्रांति हुई, आज तक वैज्ञानिक नहीं पता लगा पाए हैं कि वो मनुष्य के अंदर ही क्यों हुई, मनुष्य ही सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्यों हुआ, उसने बाकी सबको नियंत्रित क्यों कर लिया। क्योंकि ये 20 वर्ष की दुनिया में एक बीगल नामक जहाज पर घूम कर आए थे, तो अपने अनुभवों के आधार पर इन्होंने लिखा, तो चर्च इनका दुश्मन बन गया। इस दुनिया में जब आप तार्किकता की बातें करोगे तो बहुत सारे लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे, लेकिन आपको बनना रेशनली होगा, तभी आप जीवित हैं, तभी आप जागृत हैं, जब आप सवाल कर सकते हैं। इंग्लैंड, डिसेंट ऑफ मैन, ये मैं आपको बता चुका था, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे और विकासवाद के जनक दिए। लेकिन आज समय में दुनिया जानिए कि हाँ डार्विन सही कहते थे, जो लोग डार्विन का विरोध करते थे वो सब गलत थे। आदिमानव का जन्म आज से 40 लाख साल पहले हुआ। मानव कैसे, पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस था एक दक्षिण अफ्रीका में, जावा मानव रहता था अफ्रीका जावा में, पैकिंग चाइना में था, नियंडरथल मानव जो जर्मनी वाले क्षेत्र में था, क्रोमैग्नोव था फ्रांस में, आधुनिक मानव जो होमोसैपियंस है। कहते हैं लास्ट टक्कर जो हुई है, दो जातियों के बीच में संघर्ष हुआ है, होमोसैपियंस और नियंडरथल। इसमें होमोसैपियंस से ज़्यादा कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के चांसेस थे नियंडरथल में। कहते हैं, देखिए ऐसा होता है कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, कहते हैं कि होने का कारण सिर्फ एक बताया जाता है, आपके शरीर का एक वजन है, आपके मस्तिष्क का एक वजन है। तो मस्तिष्क के वजन का शरीर के वजन से जो अनुपात निकलेगा वो सबसे बेहतर मनुष्यों का है। देखिए हाथी का दिमाग बहुत बड़ा है, लेकिन हाथी का शरीर भी बहुत बड़ा है, तो सबसे बेहतर जो रेशियो आता है वो मनुष्य का आता है। उसके शरीर के अनुपात
से तुलना की जाए उसके मस्तिष्क के अनुपात की, तो वो 1200 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास है। आयतन तो समझते हो ना, आयतन खाली एक दिमाग में कितना रेत भर सकते हैं, इस खोपड़ी को निकाल के इसमें कितना रेत भर जाएगा, एक गिलास में कितना रेत भर सकते हो, ये आयतन होता है। तो मनुष्य के जो दिमाग का आयतन है वो सबसे बेहतर है सभी जीवों पे, चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो कोई। या तो इसीलिए हम बुद्धिमान हैं। और लेकिन कुछ ऐसी आपदाएं हुई कि इस संघर्ष में निएंडरथैल जो बेहतर थे होमोसेपियंस से, ये भी खत्म हो गए और आज जो मानव बचे हो वो होमोसेपियंस हैं, जो पामीर के पठार से मिलते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता, क्या मनुष्य कभी रहे थे? अन्य नाम इसको हड़प्पा भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर खोजा गया। यहाँ पे ब्रॉन्ज का प्रयोग होता था। तो कांस्य सभ्यता, प्रथम नगरीय व्यवस्था, एकदम नगर की तरह लोग रहते थे। इसको सरस्वती नदी के किनारे होने की वजह से सरस्वती सभ्यता। और एक सुमेरियन सभ्यता थी इससे पहले, तो इसको सुमेरियन सभ्यता की बेटी कहा जाता है। मैप में देख रहे हैं ये जो हिस्सा है हमारा, ये सिंधु घाटी सभ्यता पहली बार 1826 में चार्ल्स मैसेन ने इसको खोजा। चार्ल्स मैसेन ने हड़प्पा स्थल से इन्हें कुछ ईंटें मिली, खोद रहे थे, इनको थे ईंटें, और खोदा और ईंटें और ईंटें, अरे ये क्या निकल रही है यहाँ से, ईंटें कैसे आ गई। 1856 आपको पता होगा, 1853 में भारत में रेलवे शुरू हुई थी, तो पटरियां बिछाई जा रही थी जगह जगह। तो 1856 में पहली बार कनिंगम ने सर्वेक्षण किया, जो कि भारतीय पुरातत्व का जनक था। लाहौर से कराची के बीच रेलवे लाइन बिछाने के दौरान और ईंटें मिली, तो इन्होंने खोदना शुरू किया, और खोदते खोदते भैया नीचे से पूरा शहर निकला। 1856 में बर्टन बंधुओं ने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। सरकार पहले इसे हल्के में लेती थी। समयकाल 2500 बीसी से 1750 बीसी रहा, और पहला प्रयास मार्शल के द्वारा किया गया। जब सभी नगर खोजे गए, अभी 2014 में एक नगर खोजा गया है जिसको नाम दिया गया भिरडाना, हरियाणा में। ये सबसे बड़ा नगर था। इसको कहा जा रहा है लगभग ये 7500 बीसी पुराना, यानी कि आज से हम कहें तो लगभग 9500 साल पहले एक नगर निवास करता था, एक जगह थी। 10,000 साल पहले भी यहाँ रह रहे थे लोग अच्छे तरीके से। क्षेत्रफल है सिंधु घाटी सभ्यता का 13 लाख वर्ग किलोमीटर। आकृति अभी बताई मैंने आपको, त्रिभुजाकार है। कैसी आकृति है ये? त्रिभुजाकार। समाज कैसा था यहाँ पर? मात्र सत्तात्मक, यानी निर्णय आज जैसे समाज पितृ सत्तात्मक है, बड़े निर्णय पिताजी के द्वारा लिए जाते हैं, किसी किसी घर में मम्मी की चलती होगी। लेकिन बड़े निर्णय जनरली बाहर जाना, बाहर डीलिंग्स करना, फैसले करना, किसी आपका कठिन समय में जा कर के चीज़ों को व्यवस्थित करना, ये ज़्यादातर पितृ सत्तात्मक समाज है आज। पहले मात्र सत्तात्मक था। लिपि इनकी भाव चित्रात्मक है, चित्र बना रखे हैं, पढ़ी गई नहीं है। पूजा करते थे पशुपति देवता की, जिनको महादेव से समझा जाता है कि महादेव का अंश है। मातृ देवी, जो कि ये लोग खेती करते थे, तो अपनी खेती को बढ़ाने के लिए मातृ देवी की, भाई वो हमको ज़्यादा अन्न दे। पवित्र पशु होता था कुबड़ वाला बैल, इनके फोटो आपको दिखाएंगे। व्यवसाय इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट था, और खेती पर आधारित ये जीवन था इनका। सिंधु घाटी सभ्यता में दो टीले होते थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। ठीक है, एक जगह तो रहते थे राजा, राजा का परिवार और आम जनता, लेकिन धौलावीरा में 3 टीले थे। तो कौन सा ऐसा स्थल है जहां पर सिर्फ 3 टीले हैं? नहीं तो सब जगह 2 टीले थे। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको, आईवीसी। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है इसका? वो है जम्मू कश्मीर में मांडा, जो कि चेनाब रिवर के किनारे है। पश्चिम में स्थित कांगेडोर है, जो आज वर्तमान पाकिस्तान में है, दास्क रिवर के किनारे। दशक बोले या दाश्क रिवर बोले, एक ही बात है। पूर्व में आलमगीरपुर है, जो कि आपका हिंडन नदी के किनारे है, यूपी में है। कहाँ पर है? यूपी में। और साउथ में देमाबाद है, महाराष्ट्र में, जो गोदावरी की एक ट्रिब्यूटरी है, प्रवरा नदी, उसके किनारे बसा हुआ है। खूब पूछे जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, पश्चिमी कौन सा है। पूर्वी स्थल कौन सा है, उसका पश्चिमी स्थल कौन सा है, ये आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की बात करते हैं, तो उनमें सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, ये आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया था वो था हड़प्पा, 1921 में खोजा गया था। किस नदी के किनारे, ये आपको पता होना चाहिए। इसका वर्ष आपको पता होना चाहिए। किसने खोज की? दयाराम साहनी ने। वर्तमान में
मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, जिसको मृतकों का टीला कहा जाता है। 1922 में इसकी खोज हुई थी सिंधु नदी के किनारे। इसको खोजा है राखल दास बनर्जी ने। ये भी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। दोनों बहुत पूछे जाते हैं, दोनों को नहीं भूलना है, बाकी कोई सा भी भूल जाओ। चनहुदड़ो बस बाकी की याद रखनी है नदी। चनहुदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, मजूमदार ने खोज की पाकिस्तान में। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे, आर एस बिष्ट और जेपी जोशी इसकी खुदाई से संबंधित रहे। लोथल कहाँ पर है, इनकी सबकी स्टेट भी याद रखना नदी के अलावा। लोथल भोगवा रिवर पर है, गुजरात में। बनावली कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में है, सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगन बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होता है, आपके एग्जाम में भी देखना, कई शिफ्ट में पूछा जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, क्या बोलोगे? राजस्थान में। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। रोपड़ बहुत पूछा जाता है, सतलज में, पंजाब नदी के किनारे है। राखी गढ़ी घग्गर नदी के किनारे है आपका, कहाँ पर, हरियाणा में। तुरकोटड़ा सादी कौर नदी के किनारे है आपका, क्या बोलोगे, गुजरात में। अब आएंगे इन स्थलों से। जो अन्य स्थल हैं, पाकिस्तान में अमरी है, कोटदीजी है, अल्लाह दीनो, गणीना वाला। गणेरी वाला सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है, दूसरा सबसे बड़ा। हरियाणा में बालू है, भगवानपुरा, मीनाथल, कुणाल, ये हरियाणा की कुछ जगह हैं। राजस्थान में बालाथरी है। गुजरात में देशलपुर है। देशलपुर काफ़ी पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है। मीनाथल बहुत पूछा जाता है, मीनाथल। उत्तर प्रदेश में सनौली और हुलास हैं। पंजाब में बाड़ा और ददेहरी हैं। ये भी कुछ जगह हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है। ठीक है, बहुत सही। इंडियाना बात नहीं करेंगे दोस्त, बातें बाद में करेंगे, जब आप एग्जाम दे लोगे तब। सर कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ बातें नहीं करनी है। समकालीन सभ्यताएं, जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तो कहीं और सभ्यताएं थी, कहीं और भी लोग रह रहे थे या नहीं थे। तो हुआंगो नदी, देखिए सभ्यता का मतलब क्या होता है, हमारा रहन सहन, रीति रिवाज, किस तरह से हम रहते थे, यही सभ्यता है। क्या हमारे आचार विचार थे, क्या व्यवसाय था, जो हमने अभी जाना, यही सभ्यता के अंतर्गत आता है। तो एक सभ्यता है हुआंगो नदी के किनारे, चाइना में भी लोग रह रहे थे। दजला फरात, जो मेसापोटामिया की सभ्यता है, दजला फरात नदी के, पहले नदी के किनारे ही था, क्योंकि जीवन के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए। पहले हेडपंप, ट्वेल ये नहीं था ना, सबमर्सिबल नहीं था। नील नदी, ये साथी मिस्र में भी लोग वहां पर रहते थे। अब आते हैं क्रमवार, जो हमने जाना कि हड़प्पा की खोज कब हुई, उसके बारे में क्या हमको और जानना पड़ेगा। हड़प्पा, इस समय कांसे की खोज हुई, इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यह सिंधु नदी के तट पर बसा था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अब तुम याद रखना, जो स्थल हमने बताया और उनकी कौन सी नदी है, उसको देखते हुए चलना है। यह 5 किलोमीटर की परिधि में फैला है। ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति क्या थी कि ऐसे ऐसे घर बने हुए थे, ऐसे ऐसे घर बने हुए थे। तो घरों के दरवाजे के जो घर थे वो रोड साइड थे, देख रहे हैं, बीच में रास्ता था, ऐसे ग्रिड इसको बोलते हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला है, एक सींग वाला पशु मिला है, हाथी दांत का पैमाना मिला है, स्केल, यानी स्केल का मतलब मेजरमेंट भी करते होंगे वो लोग, हाँ जी, जानते थे सिंधु घाटी सभ्यता में लोग। टेराकोटा हल, यानी खेती करते होंगे। स्वास्तिक का चिन्ह, पूजा करते होंगे। मातृ देवी की मूर्ति, हाथी का कपाल, लकड़ी का ताबूत, कुम्हार का चाकू, गरुड़ की मूर्ति, मछुआरे का चित्र, तांबे की इक्का गाड़ी, ये बहुत पूछी जाती है। मुद्रा बनाने में ये सेलखड़ी का इस्तेमाल करते थे। शव दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले, हड़प्पा से। यहाँ जो कब्रिस्तान था उसको R37 नाम दिया गया है। कपास की खेती ये लोग करते थे। हड़प्पा में कैसी खेती होती थी, कपास की। 9 फसलों का हालांकि इनको ज्ञान था। इनका जो सुरक्षा दुर्ग था उसको बोला जाता था माउंट एबी व्हीलर। मोहनजोदड़ो की बात करते हैं, इसका उपनाम था कुओं का शहर। कब खोज हुई मोहनजोदड़ो की बताइए, 1922 में राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, अर्थात मृतकों का टीला, इसको सिंधु घाटी का बगीचा भी बोलते हैं। ये गणेरी वाला के बाद में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। लेकिन विशाल अन्नागार, ग्रेट ग्रेनरी कहाँ से प्राप्त हुई है, जहां पर ये अपने अनाज रखते थे, ये सबसे बड़ी इमारत है यहाँ की। ग्रेट बाथ, नहाने के लिए भी बड़ा बाथरूम था इनके पास में, एकदम स्विमिंग पूल जैसा। इसको हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। स्वास्तिक चिन्ह यहाँ से मिला। बुने कपड़ों के साक्ष्य, वाटर प्रूफिंग ये लोग जानते थे, वाटर प्रूफिंग। दाढ़ी वाला महादेव और पशुपति जो देवता है, उनके फोटो मिले यहाँ से, अभी दिखाएंगे फोटो।
कांसे की नर्तकी जो बनी है लोस्ट वैक्स मेथड से, लुप्त मोम विधि से, चूड़ियां पहने हुए हाथ में। सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, 700 कुएं के साक्ष्य, एक कमरे में 14 नर कंकाल मिले, पता नहीं किसी ने बंद करके मार दिया, क्या हुआ। वाटर प्रूफिंग के साक्ष्य, दाढ़ी वाला महादेव पशुपति देवता। ये देखिए, ये ग्रेट ग्रेनरी है, अन्नागार जिसमें अपने अनाज को सुरक्षित रखते थे। ठीक है, ये आपका इधर देखिए, नॉर्थ से साउथ में सीढ़ियां थी उतरने के लिए, ये इनका नहाने का ग्रेट बात है जबरदस्त या नहीं? तुम्हारे घर में है ऐसा? हमारे घर में, तुम्हारे घर में किसी के नहीं है। जबरदस्त व्यवस्था थी नहाने की इनकी, यानी कि ये कहा जाता है कि कोई धार्मिक अवसर जब होता होगा तब इसमें सामूहिक स्नान होता था, ये किसी का व्यक्तिगत तो लगता नहीं है ना। ये दाढ़ी वाले महादेव हैं, ये एक सरंगी, ये बोलते हैं इसको कुबड़ वाला बैल, जिसके ऐसे कुबड़ इसको बोलते हैं। देखिए स्टाइल, ये है कांसे की, आपका क्या बोलते हैं हमने, नर्तकी। ये लुप्त प्राय मेथड से बनी थी, एक हाथ पूरे में चूड़ियां पहन रखी हैं, एक में 2-3 ही पहन रखी हैं बस। तो ये जो चित्र मैंने दिखाए, इनसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये कहाँ से प्राप्त हुए। चनुदड़ो मन का यानी मोती बनाने का कारखाना था। वक्राकार ईंटें, भाई आज ईंटें ऐसी होती हैं, पहले वक्र के आकार की थी, ऐसी ईंटें कहाँ से मिली है। बिल्ली के पीछे कुत्ता जा रहा था, यानी कि बिल्ली का पंजा कहीं छोटा मोटा बच गया होगा, उसके ऊपर कुत्ते का पंजा रख रहा होगा, वो चिन्ह कहीं से दबे हुए इनको मिले होंगे खरोच करके। मेकअप किट मिली है, आ हा हा, चनहुदड़ों से काजल बिंदी लिपस्टिक सब मिला है। दवात लिखना जानते थे। एकमात्र नगर है जिसमें सुरक्षा की कोई दीवार नहीं थी, कौन सा नगर है? 3 टीले किसमें बताए? धौलावीरा। लोथल, इसको लघु मोहनजोदड़ो, लघु हड़प्पा कहते हैं, सफाई के प्रति सजग थे। लोथल में इनका बंदरगाह था, डॉक यार्ड, जहां पर ये, यानी कि अब यहां समझते हैं समुद्र से भी व्यापार करते थे। ओके, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं यहां से भी। शतरंज के खेल के बारे में यहां से साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधि, हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर। इसको हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर बोलते हैं जो बाजार का केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर बंदरगाह था तो बाजार भीड़ यहाँ पर रहती थी। अनाज पीसने की चक्की, मम्मी, लंबे समय तक डेड बॉडी को सुरक्षित रखना, मिट्टी की नाव। सिंधु घाटी सभ्यता की कॉमर्शियल कैपिटल इसको कहा जाता है, क्योंकि व्यापार यहाँ से होता था। अब आप समझ गए भैया, अगर बंदरगाह है, डॉकयार्ड है, तो व्यापार अच्छा होता होगा, है ना। इसे खंबात की खाड़ी से खोजा गया। पूजा ये अग्निदेव की करते थे। घरों के जो दरवाजे वो मुख्य द्वार पर खुलते थे, मुख्य द्वार पर। जैसे गेट आजकल आप अंदर की तरफ भी खोल देते होंगे ना, वो तो आज तो कब्जे लगते हैं अंदर, लेकिन इनके कैसे होते थे, क्या बोलेंगे, इनके गेट कैसे खुलते थे? मुख्य द्वार की ओर, बाहर की तरफ। जैसे ये रोड है, इधर आपका गेट है ये, अब गेट का अंदर की तरफ, भैया कोई गाड़ी नहीं आ रही, पहले कोई कहाँ गाड़ी थी, बाहर की तरफ खोलते थे। अब तो तुम बाहर की तरफ खोल दोगे, पता चला उधर से कोई बाइक वाला आता है, इधर तुमने गेट खोल दिया, धड़ाक, मूवी वाला सीन हो जाएगा। साक्ष्य मिले हैं इसके, साक्ष्य फारस की मुद्रा मिली है यहाँ से। विदेश जो दिशा मापक यंत्र था, यानी दिशा के बारे में भी इनको ज्ञान था। कुआ और लोमड़ी का एक चित्र मिला है मृद भांड पर, किसी मटके आदि पर बना हुआ। कालीबंगन कहाँ बताया था हमने? राजस्थान में। यहाँ से जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, चूड़ियों का साक्ष्य मिला है। खेत जहाँ से मिले वहीं से लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। सात हवन कुंड, ऊंट की हड्डियां, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगन से। लकड़ी की बनी नाली, अंत्येष्टि संस्कार यहाँ पर होने लगा था। ये अलग अलग जगह जगह पर अलग अलग प्रथाएं हैं। वाटर मैनेजमेंट कहाँ पर सबसे अच्छा था? धौलावीरा। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट भी करते थे हमारे टाइम पर, अब तो कोई नहीं करता भैया, सब ऐसे ही पानी को छोड़ देते हैं। अब तो कह रहे हैं पानी की समस्या भी है, तब तो पानी की समस्या भी नहीं होगी भैया, तब भी मैनेजमेंट करते थे। हाँ, सभ्यता है आपके अंदर, नहीं है तो क्या बात है। सुनामी का साक्ष्य, स्टेडियम भी था इनके पास में, यानी खेल भी जानते थे। सुरकोटड़ा, घोड़े, हाथी, भेदिया की हड्डी, भेड़िया, भेड़िया। पत्थर की किलेबंदी सुरकोटड़ा में। बनावली से मिली है हाथी दांत की कंघी, जौ के दाने, मिट्टी का हल खिलौने के रूप में। और मिट्टी का हल वैसे कहाँ से मिला है? कालीबंगन से। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बाद में आती है हमारी वैदिक सभ्यता, जिसके दौरान वेद लिखे गए। तो वैदिक सभ्यता में एक तो हम आपको बता चुके, पूर्व वैदिक काल है 500 वर्षों का समय, और ये 400 वर्षों का समय उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक काल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस समय पर ऋग्वेद की रचना हुई थी, या ऋग्वेदिक काल भी इसको कहते हैं। इस काल की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उपयोग होने लगा था, पहले कांसे का हो रहा था। इसके साक्ष्य मिले हैं हमें यूपी में अंतरजी, खेड़ा, एटा से। इस काल की जानकारी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है।
सामान्य जानकारी, इस समय पर जो मानव थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। मकान निर्माण वो अपना करने लगे थे। 4 वर्ग इस समय थे विद्वानों के, एक पुरोहित वर्ग था, एक योद्धा था, एक व्यापारी था, एक श्रमिक वर्ग था। यानी इस तरह आज वाला जाति विभाजन नहीं था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब नहीं था पुरोहित वर्ग जो आपका पूजा पाठ शिक्षा आदि का काम कर रहे थे, जो लोग रक्षा का काम कर रहे थे, जो लोग व्यापार कर रहे थे, और जो लोग श्रम कर रहे थे, अपना काम, जाति से कोई मतलब नहीं है। सभ्यता के पतन का कारण क्या रहा? सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण वो था आपका बाढ़ या जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। आज दुनिया में सबसे बड़ी समस्या जो हम झेल रहे हैं वो क्लाइमेट चेंज है। लोग मर रहे हैं यूं ही, तापमान बढ़ रहा है, और मनुष्यों के आपका व्यवहारों में परिवर्तन हो रहा है, जानवरों के भी व्यवहार परिवर्तित हो रहे हैं। इस सब का कारण है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जो हम पेड़ों को लगातार काटे जा रहे हैं, जो सरकार पेड़ों का दोहन करवा रही है, जंगलों को कटवा रही है लगातार, क्योंकि आपका दक्षिण के कई साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, आप इन सब का कारण पढ़ोगे, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सब क्यों खत्म हुए? क्लाइमेट चेंज के चलते हुए, ये सबसे बड़ा कारण है। और आज वाली इस हम सबका पतन भी क्यों होगा? क्लाइमेट चेंज के कारण। और क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? आम मनुष्य उतना जिम्मेदार नहीं है जितनी फैक्ट्रीज और कंपनी जिम्मेदार है। पूंजीवादी लोग, कैपिटलिस्ट लोग जो हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। मापतोल 16 के गुणक में थी, जैसे आज जीरो के गुणक में होती है भाई, 50 ग्राम, 500 ग्राम, 5 किलो, ठीक है, 100 ग्राम गुणा 10, 1 किलो होता है, 1000 ग्राम, ऐसे 16 ग्राम, 32 ग्राम, ठीक है, ऐसे याद रखना 16 के गुणक में। हड़प्पा लिपि से लगभग 400 अक्षर मिले हैं, लेकिन पढ़े नहीं गए हैं। बात आता आर्यों का आगमन स्थल। आर्यों ने इस वैदिक काल व्यवस्था को जन्म दिया, आर्यों ने ही वेदों को लिखा। ये आर्य कौन है? आर्य शब्द का सबसे पहला प्रयोग किया मैक्स मूलर, जो जर्मनी का था। आर्य का अर्थ बताया जाता है श्रेष्ठ लोग। मैक्स मूलर कहते हैं कि ये लोग मध्य एशिया से आए, मिड एशिया से घूमते हुए भारत में। बोगज को अभिलेख में इनके बारे में जानकारी मिलती है। एडवर्ड मेयर ने कहा है पामीर के पठार से आए आर्य भारत में। पेनका और हट ने कहा है जर्मनी से आए हैं भैया। दयानंद सरस्वती कहते हैं नहीं भैया तिब्बत से आए हैं। गाइल्स कहते हैं ये हंगरी से आए हैं। तिलक जी ने कहा नहीं ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। चलो जहां से भी आए आर्य भारत आ गए, एक थ्योरी है ये, आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। आर्यों का आक्रमण की बात कही जाती है। आर्यों का जो पंचनद है वो जनजाति 5, इनमें पौरव वंश था, यादव वंश था, यवन वंश थे, मलेच्छ वंश थे और ध्रुव भोज वंश थे। ये 5 पुत्र जो थे ये ययाति के थे। ये पंजाब में पंचनद के किनारे रहते थे। आर्यों के शासक वंश रहे भरत और त्रिस्तु। इसी वंश के आधार पर भरत के नाम पर ही कहते हैं नाम भारतवर्ष पड़ा। यही भरत वंश 10 राग युद्ध लड़ा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक स्थिति क्या थी कि भरत और पुरु मिलकर कुरु नाम से प्रसिद्ध हुआ। भरत और पुरु से मिलकर कुरुवंश ने दिल्ली पर अधिकार करके इस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र नाम प्रदान किया। ये पुरानी कहानियां, दंत कथाएं भी हो सकती हैं। ये सिर्फ आइडिया है, आइडिया, इसका कोई श्योरिटी नहीं है, ना इससे कभी क्वेश्चन आता है। कुरुक्षेत्र जिसकी राजधानी हस्तिनापुर बनाई गई, वर्तमान में ये मेरठ में पड़ता है। आर्यों का पंचजन क्या था? देखिए आर्यों का मतलब संगठन क्या था। सबसे पहला ये कहते थे कुल, यानी आप आपका परिवार, फिर कबीला इकट्ठा हो जाएगा, उसको गांव बोलेंगे, जैसे आज भी बोलते परिवार मिलके गांव। गांव मिलके क्या बना देते हैं आपका ब्लॉक बनाते हैं, तो ये विस कहते थे उसको। ब्लॉक मिलके क्या बना देते हैं आपका, बहुत सारे, आपको होगा भैया डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। फिर एक स्टेट बन जाता है, राज्य बन जाता है, जिसको ये राष्ट्र कहते थे। तो सबसे बड़ी इकाई नेशन थी और सबसे छोटी इकाई थी कुल। पूर्व वैदिक काल में स्थिति क्या थी? वैदिक काल से पूर्व की, मनुष्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों था, दोनों चीजें खाता था। खाद्य पदार्थों को कहा जाता था करब। यवांगू कहते थे ये जौ के दलिया को, जौ खाते थे बहुत। ये पहले ये गेहूं वगैरह नहीं चलता था भारत में इतना, जौ बाजरा ये सब खाते थे, ठीक है। जौ खाते थे, बाजरा खाते थे, आपका जई भी बहुत लोग खाते थे, ठीक है। मक्का, वाप्ती, मक्का बाद में आई हालांकि, वप्ती नई को कहते थे। धन्व कहा जाता था मरुस्थल को। ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन पूछा जाता है मरुस्थल को क्या कहा जाता था? धन्व। अगन्या गाय को कहते थे, ना मारा जाने योग्य। पारावत समुद्र को, समय गोधूली को, अतिथि गोहन को, वेकनाट सूदखोर को जो ब्याज पर पैसे देता था। उर्वरा कृषि भूमि को कहा जाता था। सोमरस पवित्र पेय जो इनका था, इसको कहते त्यज्य पदार्थ, इसको त्याग देना चाहिए। राजा आदि के लिए
आम वर्ग के लिए नहीं है। खिल्य चारागाह को कहते थे। युद्ध गविष्ठ को। पुत्री थी दुहिता। वप्ता नाई को कहते हैं। वस्त्र जो ये पहनते थे सूत के बने हुए, ऊन के, और मृग हिरण की खाल के बने हुए। भाषा क्या थी पूर्व वैदिक काल में? संस्कृत। सीता बोलते थे हल से बनी हुई नलियां, खेत में जब हल चल जाता है तो ऐसे नलियां बन जाती है ना खेत में, उनको बोलते थे। कृष्ण अयस ये लोहे को कहते थे। ऋग्वेदिक कालीन नदियों के नाम मत भूलना। आज तो आप नदी को किस और नाम से जानते हैं, लेकिन उस समय पर क्या कहते थे? काबुल को कुंभा कहा जाता था। सिंधु को सिंध, हिरब या हिरण्य कहा जाता था। झेलम को, वो झेलम का जो पुराना नाम है ऋग्वेदिक कालीन, वो वितस्ता है। स्वात नदी को सुवस्तु। चेनाब को अस्किणी। गंडक को सदानीरा। घंगर को द्वसदती। इसको सबसे पवित्र नदी माना गया, सरस्वती को सबसे पवित्र। इसको 3 नाम बोलते हैं, नदियों की माँ, देवियों की माँ, माता जैसी। नदी तमा, देवी तमा, माते तमा। रावी का पुराना नाम परुष्णी था। गोमती का गोमल, व्यास का विपासा। सतलुज का पुराना नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सतुद्री। ठीक है, कब कभी कभार बहुत कम क्वेश्चन इससे बनते हैं। कुर्रम का कुरमु, सोहन का सुसोमा। देवताओं की 3 श्रेणियां बताई गई भाई, अंतरिक्ष में जो देवता रहते हैं, पृथ्वी पर जो देवता रहते हैं, और आकाश पर जो देवता रहते हैं। प्रमुख देवता इंद्र है। इंद्र का जब ऋग्वेद लिखा गया उसमें 250 बार जिक्र आया, तो उस समय जिक्र आ रहा है तो उस समय सबसे पॉपुलर देवता रहे होंगे। सभी देवताओं के राजा थे। कहते हैं इनको पुरंदर कहा गया, किले को तोड़ने वाला। किलों को तोड़ दिया इन्होंने। वर्षा इन्हीं की वजह से होती है, आज भी माना जाता है ये बात या नहीं? हाँ जी। अग्नि, ये भी ऋग्वेद में एक महत्वपूर्ण देवता बताए गए हैं। ऋग्वेद में उल्लेख आया है इनका 212 बार। इसको पृथ्वी के सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता बोलते हैं इनको। मृत्युलोक और स्वर्गलोक की विभाजक रेखा इनको कहा जाता है। याद नहीं करना भैया, सिर्फ कितनी बार जिक्र आया ये। वरुण का जिक्र कितनी बार आया? 176 बार। जल के देवता या सत्य के प्रतीक इनको कहा जाता है। ऋग्वेदिक काल में समाज कैसा था? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक था। मैट्रियार्की थी वहां पर, हाँ जी। फिर पितृ सत्तात्मक हो गया। भाषा संस्कृत हो गई। प्रमुख देवता हो गए इंद्र, जो कि बाद में हो जाएंगे, इनकी जगह, इंद्र की जगह प्रजापति। पूर्व वैदिक काल में इंद्र थे। साक्ष्य हम आपको ये बता चुके हैं। व्यवसाय हो चुका था इसमें समय पर ऋग्वेदिक कालन में पशुपालन। शाकाहार और मांसाहार दोनों ही खाते थे, यानी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। इस समाज में बाल विवाह नहीं था कहीं भी। बच्चों के विवाह नहीं होते थे। देखिए कितने एडवांस लोग हैं और आप अंधे हो चुके हैं। पर्दा प्रथा नहीं थी, कहीं कुछ नहीं। सती प्रथा नहीं थी, ये सब समय के साथ में आई। जाति प्रथा नहीं थी, ये सब मनुष्यों ने अपने फायदे के लिए गढ़ा है। और आप लोग मानने को चल देते हो इसको, हाँ समाज का नियम है, समाज का नियम है। कुछ नहीं था इस भारतवर्ष में। सबसे श्रेष्ठ संस्कृति हम थे। लोगों ने हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा, हमारी संस्कृति को खराब करने का प्रयास किया। विधवा विवाह को मान्यता थी, इतने एडवांस लोग थे। और बीच में क्या हुआ? विधवाओं की स्थिति खराब हो गई। ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे लोगों को प्रयास करना पड़ा विधवाओं को सम्मान दिलाने के लिए। द्वंद्व केशव कर्वे, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों की जिंदगी चली गई, लोग नहीं समझे। स्वामी विवेकानंद जैसे लोग बोलते बोलते चले गए, लोग नहीं समझे। विवाह 2 तरह के थे, अनुलोम और प्रतिलोम। अंतरजातीय विवाह हो सकते थे। नियोग प्रथा प्रचलित थी, यानी किसी के अगर बच्चे पैदा नहीं हो रहे तो उसके लिए नियोग प्रथा थी। जैसे कि आपने प्राचीन समय पर आपका देखा हो, महाभारत आदि में नियोग प्रथा से ही बच्चे पैदा हुए पांडु के। प्रिय पशु कौन था? घोड़ा था इस समय पर। देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, तो इस समय लोहा प्रयोग होने लगा था। पवित्र नदी सरस्वती थी। अमाजू कहते थे जो सदा कुंवारी रहने वाली कन्या थी उसको। ऋग्वेद में आर्य शब्द 33 बार आया है। इंद्र 250 बार, अग्नि 200 बार, विष्णु 100 बार, शिव 3 बार, जन शब्द जो है 275 बार। सिंधु नदी, सबसे ज्यादा जिक्र किस नदी का हुआ है? सिंधु नदी का हुआ है। यमुना जी और गंगा जी। गंगा जी उस समय पर पवित्र नहीं थी, लेकिन आज गंगा जी पवित्र हैं। तो गंगा जी का तो जिक्र ही सिर्फ एक बार आया है हमारे वेदों में। सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है, 50 बार जिक्र आया है, लेकिन सबसे ज्यादा जिक्र किसका आया है? सिंधु नदी का। तो ये जो वैदिक काल जिसको हम कह रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ वेद लिखे गए? तो वेद जो लिखे गए वो कौन कौन से वेद लिखे गए?
तो उपनिषद बोलते हैं, उपनिषद माने बोलते उप बोलते आ, निषद माने निकट। गुरु के निकट बैठ करके जो ज्ञान उनके शिष्यों ने प्राप्त किया उसको बोलते उपनिषद या वेदांत। अपनी जिंदगी में आप ये पढ़ना, सारे रहस्य जान जाओगे इस दुनिया के। कौन आपके दिमाग को कैप्चर कर रहा है, दुनिया आपको कैसे मूर्ख बना रही है। आप अगर वेदांत समझ गए, उपनिषद समझ गए, तो आप सब कुछ समझ गए। यही अध्ययन है, यही ब्रह्म विद्या है। दुनिया में सबसे जटिल ज्ञान जो है, सबसे जटिल ज्ञान माना जाता है ब्रह्म विद्या। और ब्रह्म विद्या आप उपनिषद पढ़ के यानी वेदांत को समझ के कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। लिखने का क्रम, सबसे पहले वेद लिखे गए, वेदों को समझने के लिए फिर ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथों को समझने के लिए आरण्यक लिखे गए, आरण्यकों को समझने के लिए उपनिषद लिखे गए। तो उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है, जिसमें 4 ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोज में है यानी गद्य के रूप में। कठोपनिषद, ईश उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद और मैत्रेयी उपनिषद। गद्य की बात करते हैं आपका, तो गद्य और पद्य दो में दो हैं आपका, जो गद्य और पद्य दोनों में, प्रश्न उपनिषद और केन उपनिषद। केन मतलब किसने, बड़ा अच्छा उपनिषद है ये, कभी पढ़ेंगे आप तो। किसने, कौन, ब्रह्म कौन है, इस दुनिया को कौन चलाता है, जिसको देवता भी ना जान पाए, इंद्र और अग्नि भी नहीं जान पाए थे। इंद्र और अग्नि पहले ऐसे देवता हैं जिन्होंने ब्रह्म के बारे में सुना। यानी ब्रह्म वो है, एम ब्रह्माष्टमी वाला ब्रह्म, जिसको देवता भी नहीं जान पाए। अगर मैं उसके बारे में कुछ बोल दूं, ब्रह्म के बारे में, तो वो ब्रह्म नहीं है। जो आप जान जाओ वो ब्रह्म नहीं है। जो कोई जानने का दावे कर रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, कि ब्रह्म क्या है, झूठ बोल रहा है। मैं जिसके बारे में बोल रहा हूं वो ब्रह्म नहीं है। जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं वही ब्रह्म है। जिसकी वजह से आप सुन पा रहे हैं वही ब्रह्म है। आप जो देख लेंगे वो ब्रह्म नहीं है, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं वो ब्रह्म है। उसको देवता भी नहीं जान पाए, भगवान भी नहीं जान पाए, तो वो ब्रह्म विद्या है। वो केन उपनिषद में उसकी व्याख्या की गई है। किस तरह से जाकर के इंद्र प्रयास करते हैं, किस तरह से आपका अग्नि देवता प्रयास करते हैं, फिर उमा क्या संदेश देती हैं वहां पर खड़े होकर के इन देवताओं को, यक्ष रूप में कैसे ब्रह्म आते हैं, पूरी कहानी है। आपको जानना होगा, आप जान जाएंगे, पेपर से कोई लेना देना नहीं। 102 उपनिषद ऐसे हैं जो सिर्फ पद्य में है। वैदिक साहित्य का जो अंतिम भाग है उसको बोलते हैं वेदांत दर्शन, यानी कि उपनिषद। उपनिषद को भारतीय दर्शन का जनक कहता है, यानी कि दर्शन आपका डेवलप हो गया, इसका मतलब है आप चीजों के बारे में सही ढंग से सोच पाएंगे, विचार कर पाएंगे। ठीक है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, यानी मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा। इसके आगे की कक्षा साथ ही हम कल करेंगे। जो चीजें मैंने महत्वपूर्ण बताई हैं, एक बार जरूर उन पर नजर आप रखेंगे। ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा परफॉर्म करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है। और अच्छे से मेहनत करिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, और बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू, नमस्ते।